Well, students, today we are going to discuss another important topic of a research paper 4 on sampling. Correct? This topic we will do concept and meaning of a sampling, tool techniques of types of a sampling, characteristics of a good sample, sampling error and how to reduce them. Okay, ये आपका पेपर 4 का सेकंड यूनिट का फोर्थ पार्ट है. राइट. इसके बाद आपके 2 यूनिट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे पेपर फोर्थ के रिसर्च के. राइट. सैंपलिंग इसको समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सैंपलिंग क्या चीज है? सैंपलिंग मींस सैंपलिंग इज ए पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, एज शो इन द फिगर. आप ये देखिए, फिगर में पॉपुलेशन है. राइट. अब सैंपल हमने रेंडमली वी हैव सिलेक्टेड some of the cases, okay, that represents the population. याद रखना ऑलवेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टॉपिक है. ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आई विल क्लियर एवरी डाउट सैम्पलिंग का. ओके, इफ यू हैव ए कॉपी एंड पेन यू कैन राइट इट. ओके, अदरवाइज नोट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू इन स्टार्टिंग. ओके गाइस, सो सैम्पलिंग क्या चीज है? सैम्पलिंग इज ए पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ ए समथिंग दैट represents the something. Got it? अकेला यही नहीं है. सैंपलिंग इज ए पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन या पार्ट ऑफ ए समथिंग. आगे क्या है? दैट represents द समथिंग, दैट represents द पॉपुलेशन. याद रखना, अगर वो सैंपलिंग उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो आपका रिसर्च आपकी सारी फेल हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग ऑन इंडिया, यू हैव टेकन द सैंपल ऑफ बांग्लादेश, तो गलत हो गया ना. राइट. तो सैंपलिंग इज ए सच काइंड ऑफ ए पर्सन, सच काइंड ऑफ ए थिंग विच रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन. ये देखिए, इट इज ए सबसेट ऑफ कंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लार्जर पॉपुलेशन. ये अंडरस्टैंड करो क्या होता है, व्हाट हैपन. In most cases, it is impossible or costly and time-consuming process to research the whole population. Hence, examining the sample provides insight that the researcher can apply to the entire population. अब ना ये मुझे आपको एग्जाम्पल से ही समझाना होगा, क्योंकि ये सारा हमारा न्यूमेरिक है. ओके, रिसर्च है. तो इफ यू आर ए गुड इन मैथ्स एंड अदर्स तो आप अंडरस्टैंड कर जोगे. अदरवाइज आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा. ठीक हो गया? ओके. अब देखो क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो दैट आई वॉन्ट टू स्टडी दी, for example, knowledge of computer of 9th and 10th class of all the convent students across the country. Okay, मेरी रिसर्च क्या है? What I want to research? I want to research the computer knowledge of, computer awareness of 9th and 10th class student of convent school across the country. ठीक है, आगे समझ. अब पूरी कंट्री के अंदर कॉन्वेंट स्कूल्स बताओ कितने हैं? पता नहीं कितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, है ना. कितनी कॉन्ग्रीगेशंस हैं, कितने कॉन्वेंट स्कूल्स हैं. अब ये मुझे 10 साल लग जाएंगे, है ना. 10-12 साल लग जाएंगे ये सारा चेक करते हुए. 140 करोड़ तो, 150 करोड़ तो पॉपुलेशन होने वाली है. राइट. तो मैं क्या करूंगा? वट आई विल डू दैट, आई विल टेक द सैंपल. अब मुझे मालूम है इंडिया के अंदर देयर आर 30 स्टेट्स, 30 स्टेट्स हैं. तो रेंडमली मैं क्या करूंगा, कोई भी 4 स्टेट्स उठा लूंगा रेंडमली. ओके, उन 4 स्टेट्स के अंदर, हर स्टेट के अंदर मान लो 50-50 डिस्ट्रिक्ट हैं. तो रेंडमली मैंने 4 स्टेट उठा लिए, रेंडमली ही मैंने मान लो 4-4 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सपोज करो मैंने, उनके अंदर सिटीज आ गए. अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे पंजाब स्टेट है, उसके अंदर सिटीज आ गए बहुत सारे, है ना. ये डिस्ट्रिक्ट्स आ गए. पहले स्टेट सेलेक्ट कर ली, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद रेंडमली 4-4 स्कूल उठा लिए. राइट. तो ये इजी हो गया ना मेरे लिए. तो इट विल डू विद इन ए 1 ईयर. ओके, या विद इन ए 6 मंथ. तो ये होता है कि भाई सैम्पलिंग मीन्स, बिकॉज to work the population, it is a long process, consuming life, time consuming. आजकल चल रहा है बड़ा, इलेक्शन चल रही है, तो आपको पता होगा, है ना. इसी की एग्जांपल देता हूं, है ना. पीपल आर गोइंग टू कास्ट ए वोट, है ना, वेदर टू कांग्रेस, बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी,
है ना, व्हेन दे कम आउट ऑफ द बूथ। तो आपने देखा होगा रिसर्चर होते हैं वो पूछते हैं, ओके, आपका कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है ना। तो अगर तो सपोज करो फॉर एग्जांपल प्रेजेंट लास्ट गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट थी, ओके, अगर तो कोई कहता है कि इस गवर्नमेंट ने तो काम ही बहुत बुरा किया है, तो वो जो पत्रकार है या पीछे रिसर्चर है वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि पर्सन ने जो वोट कास्ट किया है बीजेपी को नहीं किया, है ना। सपोज करो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ओके, और इलेक्शन स्टार्ट हो गए, तो वो पूछता है पत्रकार, ओके, आपके इलाके में कैसा डेवलप हुआ, काम क्या डेवलप हुआ, मतलब वो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है, इनडायरेक्टली आपसे निकलवा लेता है, ओके, और उसके ऊपर वर्क होता है। आपने अपने मोबाइल्स में देखा होगा नई नई चीजें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, आप हर रोज उसको क्लिक कर रहे हो, तो पीछे एक बंदा बैठा हुआ है जिसको डेटा एनालिस्ट बोलते हैं, ओके, वो जज कर रहा है कि भाई पर्टिकुलर दैट पर्सन इज सर्फिंग ऑन इंटरनेट, इस चीज को सिलेक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो ऐसी चीजें डालनी स्टार्ट कर देता है ताकि आप उसके कंज्यूमर बन जाओ, ओके। तो सैंपल क्या चीज होती है, सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ओके। अब देखो, नेक्स्ट वी डू टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ ए सैंपलिंग। याद रखना बच्चे, सैंपलिंग्स आर ऑफ द टू टाइप्स, दो तरह की सैंपलिंग होती है। वन इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, सेकंड इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बड़ा अच्छा टॉपिक है, लॉन्ग टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, बट इजी टॉपिक है, ऑलवेज क्वेश्चंस आता आता है, ठीक है। समझ लो आपकी यूनिट 2 कवर हो जाएगी इसी को लेके, ओके। एंड यूनिट 1 में से अगर आप रिसर्च टाइप्स, तीनों टाइप्स कर लेते हैं, ओके, और रिव्यूज का कर लेते हैं, यूनिट 1 भी कवर होगी आपकी, ओके। बिकॉज 50% आना ना, आउट ऑफ ए 2 यू हैव टू डू 1, ऑल दो सभी करो, लेकिन ये आपको बता रहा हूं बड़ा अच्छा टॉपिक है। सो सैंपलिंग आर ऑफ द टू टाइप्स, वन इज अ प्रोबेबिलिटी और वन इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी। आ गया समझ, सैंपलिंग भी समझ आ गया। अब प्रोबेबिलिटी की भी आगे टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी की। नॉन प्रोबेबिलिटी की भी चार टाइप्स हैं, तो वो हम करेंगे, ठीक है। ये देखो आगे, ठीक है, ये देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ए सैंपलिंग। सैंपलिंग आ गया, सैंपलिंग की दो टाइप आ गई, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की चार टाइप्स हैं, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, सिंपल एंड क्लस्टर। ठीक है, ऐसे करना है, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, सिंपल एंड क्लस्टर। नॉन प्रोबेबिलिटी की भी चार हैं, कन्वीनियंस, जजमेंट, कन्वीनियंस, स्नोबॉल, जजमेंट एंड कोटा, ओके। तो अभी क्या, अभी हमें सैंपल समझ आ गया, सैंपलिंग समझ आ गया, सैंपलिंग की टाइप्स आ गया। फर्स्ट हम करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फिर हम चारों करेंगे, ओके। तो फर्स्ट हम करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, ये देख लो एक बार, ठीक है। अंडर द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आपको ऐसे ही याद करना है, नोट्स भी ऐसे बने हैं, ओके। बिकॉज ये जो स्लाइड्स है मैंने आपके नोट्स में से लेके बनाई है, जो मैंने आपको दिए हैं नोट्स, ओके। ऑल दो बुक को भी रेफर करो अपना, जो चीज नहीं मिल रही है कोई 2 4 5%, ओके, बट ऑलमोस्ट सारी नोट्स आपको मैंने दे दिए हैं, राइट। तो वन इज ए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अनदर इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अंडर द टाइप्स ऑफ सैंपलिंग या टेक्निक्स ऑफ ए सैंपलिंग, एक ही बात है, या क्लासिफिकेशन ऑफ ए सैंपलिंग, हाँ, ठीक है। तो अंडर द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वन इज अ सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। पांच होती हैं, ओके, मतलब आपके सिलेबस में पांच हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कन्वीनियंस, जजमेंटल, पर्पसिव, स्नोबॉल एंड कोटा सैंपलिंग, ठीक है, ऐसे से याद कर ली। अब वन बाय वन करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूं। प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, है ना, बस वही है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मीन्स एवरी यूनिट, एलिमेंट, person of the population has an equal probability of being selected for the sample, है ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है ना संभावना, है ना, चॉइस, तो वही है। एवरी यूनिट और पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सिलेक्टेड फॉर द सैंपल। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि भाई आई वांट टू स्टडी दी कंप्यूटर नॉलेज ऑफ ए 9th और 10th क्लास कॉन्वेंट स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। तो 30 स्टेट्स हैं, 30 में से मैंने कोई भी सैंपल मैंने रेंडमली सिलेक्ट कर लिया, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया पहले पांचवा, पहले 30 की 30 स्टेट लिख ली, 1 2 3 4 5 6 30, आई हैव रिटन, ओके। रेंडमली फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्ट कर लिया पांचवा, 10वां,
10th हो गया, राइट, 15th हो गया, 20th हो गया, 25th हो गया और 30th हो गया, राइट। ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि फर्स्ट मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट, या फर्स्ट मैंने सिलेक्ट किया फिफ्थ, फिफ्थ सिटी, स्टेट सॉरी, ठीक है। सेकंड मैंने 10th, तीसरा 15th, देन 20th, देन 25th और 30th, राइट। तो आप ये देखिए, अब मुझे तो नहीं मालूम था ना फिफ्थ नंबर पे कौन सा आएगा, 10th नंबर पे कौन सा आएगा, तो सभी को चांस मिला ना। वन बाय वन हम समझते हैं, थोड़ा और समझ आ जाएगा आपको, राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मींस एवरी यूनिट, element or person of the population has an equal probability of being selected. Okay, simple है, stratified है, systematic है, cluster और multi stage and multi phase है। ये सारी याद रखना, मगअप करने से, घोटा मारने से नहीं होगी, राइट। न्यूमेरिकल आपको नॉलेज के साथ होगा ये कवर टॉपिक, ये टेक्निकल टॉपिक है आपका रिसर्च। ओके, ये ऐसे याद करने वाला नहीं है। याद करने वाले वो तीन पेपर हैं आपके, पहला साइकोलॉजी है, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा एजुकेशन स्टडीज है आपका, ठीक है, राइट। वो बीएड वाले हैं, ये डिफरेंट पेपर है, इसलिए हमें यही वाला थोड़ा न्यू पेपर है, इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया स्टार्टिंग में ही। ओके, 2 यूनिट्स इसकी होने भी वाली हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग समझ आ गया। अब ये पांचों को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला आ गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग, नाम याद रखो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, मतलब रैंडमली सिलेक्ट करना है सिंपल वे में, राइट, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग को आप समझ लो लॉटरी मेथड। ओके, पहले मेरे को सुनो, बाद में डेफिनेशंस की तरफ जाना। ओके, सपोज करो लॉटरी है, राइट, लॉटरी है। लॉटरी में क्या होता है, पर्ची सिस्टम होता है। ओके, 30 स्टेट है, उसी एग्जांपल को लेते हैं। ओके, जो मैंने एग्जांपल फर्स्ट ली, आई वांट टू स्टडी दी कंप्यूटर नॉलेज ऑफ 9th and 10th क्लास कॉन्वेंट स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ओके, अब मैंने क्या किया कि 30 स्टेट्स हैं, 30 स्टेट्स की पर्ची लिख के कंटेनर में डाल दी, कंटेनर में डाल दी, है ना, कंटेनर में, और उसको मैंने शफल कर दिया। ओके, तो मैंने 5 स्टेट सिलेक्ट करने हैं सिर्फ रेंडमली, तो मैं 5 पर्चियां निकाल लूंगा। तो वो 30 की 30 जो पर्चियां कंटेनर के अंदर थी, है ना, उसमें तो कोई भी आ सकता था ना, तो सभी को चांस मिला ना। तो एक तो प्रोबेबिलिटी होगी वो, तो रैंडम सैंपलिंग भी होगी। गॉट इट? अब पढ़ते हैं इसको। इन दिस सैंपलिंग द सैंपल यूनिट आर सिलेक्टेड बाय ए मींस ऑफ ए नंबर ऑफ ए मेथड लाइक लॉटरी मेथड, रैंडम नंबर मेथड बाय द फर्स्ट लेटर। In this method, each member has an equal chance of being a part of the study. राइट, ये देखो, इतने सारे पर्सन खड़े हैं, कोई पर्सन, कोई भी तीन उठा लो, इतने में से कितने हैं, चार चार आठ, चार 12। ओके, राइट। तो मैंने दो एग्जाम्पल आपको दे दी हैं, ठीक है। वीडियो को पीछे पॉज करके फिर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, और एक बार इसके नोट्स पढ़ लेना, राइट। नीचे एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। सेकंड आ गया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ओके, तो पहले तो याद रखना, हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, हमें याद रखना इट कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखो, मेरा काम सिलेबस खत्म करवाना नहीं है, मैं आपको समझा भी रहा हूं याद भी कैसे करना है, ठीक है ना। आप ये देखिए, अब आपका काम पढ़ना है और लिखना है, लेंथी पेपर होते हैं, ठीक है। सून में टेस्ट लूंगा, अब जाकर आपकी आउटपुट निकलेगी, राइट। अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड, अब आपने क्या किया, स्ट्राटा बना लिया उसका, पॉपुलेशन का। Okay, this is the form of a sampling in which the population is divided into a number of a strata or a subgroup and sample is drawn from each stratum. अब ये एग्जांपल देखो, नजर आ रहा है ना, स्टाटा 1, स्टाटा 2, स्टाटा 3। ओके, तो हमने स्टाटा 1 से एक एलिमेंट को उठा लिया, स्टाटा 2 से एक एलिमेंट यूनिट या पर्सन को उठा लिया, स्टाटा 3 से एक एलिमेंट यूनिट और पर्सन को उठा लिया। अब ये क्या है, अब यहां पर जो नीचे वाली एग्जांपल है वो समझा रहा हूं। अब यहां पर बेसिकली हमारा टॉपिक क्या था, अब हमारा टॉपिक वो नहीं है कंप्यूटर नॉलेज ऑफ ए 9th और 10th क्लास स्टूडेंट, यहां पर किसी की रिसर्च डिफरेंट है। ओके, उसका टॉपिक ये है पर्सन का, वो पर्सन चेक करना चाहता है
सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, राइट। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल मतलब कौन सा पर्सन है जो महीने में 10,000 रुपए कमा रहा है, कौन सा पर्सन है जो महीने में 50,000 रुपया कमा रहा है, कौन से पर्सन है जो महीने में लाख रुपया कमा रहा है। अब पहले उसने स्टाटा बना लिया। सपोज करो स्टाटा वन के अंदर आ गए पर्सन जो 10,000 रुपए कमाते हैं, स्टाटा टू के अंदर वो पर्सन आ गए जो फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपया कमा रहे हैं, और स्टाटा थ्री के अंदर वो पर्सन आ गए जो लाख रुपया कमा रहे हैं। ओके, ये मत सोचो तीन तीन ही है, ये माइट भी 3-3 लाख भी हो सकते हैं बंदे। ओके, देखो ना ये स्टार्टअप वन है। अब मान लो कि भाई कोई छोटा विलेज है, तो विलेज वाले पर्सन है, ठीक है, 10-12 हजार 15,000 रुपए 20,000 रुपए कमाएंगे। स्टार्टा टू वाले थोड़ा शहर आ गया, स्टार्टा थ्री में थोड़ी और करीम आ गई, है ना, बड़ा शहर आ गया। तो ऐसी उस पर्सन की रिसर्च थी। ओके, तो उसने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जानना था। तो अब पूरी पॉपुलेशन एक एक पर्सन को तो, है ना, रिसर्च करना स्टडी करना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उसने क्या किया, एक स्टार्टा में से एक पर्सन उठा लिया, ठीक है, जिनकी इनकम 10,000 थी, जिनकी इनकम 50,000 थी, एक पर्सन वो उठा लिया, और जिनकी 1 लाख थी एक पर्सन वो उठा लिया। अब उसके पास सैंपल आ गया, राइट, उस सैंपल से वो अपनी आगे स्टडी कर लेगा। तो ये देखो यहां से क्लैरिटी भी आपको होगी कि सैंपल क्या चीज है। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, ठीक है। तभी हर टॉपिक के ऊपर, हर रिसर्च टॉपिक के ऊपर, हर स्टडीज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग है, तभी तो इतने टाइप्स की सैम्पलिंग्स हैं। गॉट द पॉइंट ना। तभी तो अच्छा रिसर्चर और अच्छा पर्सन वो होता है जिसको आरएम की नॉलेज होती है, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी की नॉलेज है, राइट। आज पीएचडी वाले पीएचडी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है। पीएचडी में एडमिशंस ले लेते हैं, आरएम की नॉलेज नहीं है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। 1.5-2 साल के बाद जाकर पता लगता है कि उन्होंने सैंपलिंग ही गलत सिलेक्ट कर ली थी, क्योंकि प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। तो वो 1.5 साल और पीछे चले गए। यू गॉट द पॉइंट ना, राइट। तो ये नीचे एग्जांपल वही दी हुई है सोशो इकोनॉमिक वाली। ओके, अब थर्ड आ गया सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमेटिक, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रैंडम सैंपलिंग है, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग है, तो नेचुरली ये इट कम्स अंडर द प्रोबेबिलिटी। तो सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होती है, इट इज ए सैंपलिंग मेथड वेयर द रिसर्चर, हम रिसर्चर होते हैं, आप रिसर्चर होते हो, ठीक है, वेयर द रिसर्चर chooses respondent at equal intervals from the population। वो देखो 1 से लेके 10 तक बंदे हैं। ओके, तो रिसर्चर ने पहला सिलेक्ट कर लिया, सेकंड, फिर सिलेक्ट कर लिया फोर्थ, फिर सिलेक्ट कर लिया सिक्स्थ, फिर एट, और फिर 10th। ओके, तो रेंडमली तो सिलेक्ट किया, बट सिस्टमेटिकली किया। एवरी सेकंड पर्सन ही हैज सिलेक्टेड। तो सेकंड कौन सा आएगा, पहले सेकंड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर एट, फिर 10th, है ना। तो ये बन गई सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग। ओके, और ये देखो हर पर्सन को चांस मिल गया सिलेक्ट होने का, वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी, राइट। नेक्स्ट देखिए क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, इसके बाद आएगी मल्टी क्लस्टर। तो अंडर द क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग व्हाट हैपेंड, दिस सैंपलिंग इंप्लाइज द डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर एंड ड्रॉइंग random sampling either from the cluster or selected cluster. Cluster sampling is a type of a sampling method where the respondent population is divided into the equal cluster. ओके, अब ये अलग टाइप का होगा, उसकी रिसर्च का टॉपिक अलग होगा, रिसर्च अलग होगी। तो वो नीचे एग्जांपल मैंने दी हुई है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ओके, वो उसके ऑफिसेज हैं 10 सिटीज के अंदर अक्रॉस द कंट्री। ओके, अब उसको means you don't have the capacity to travel to every office to collect your data, so you use the random sampling to select 3 offices। ओके, तो ये देखिए उसने क्लस्टर में कर लिया अपने ऑफिसेज, ठीक है, उनका क्लस्टर बना दिया। तो क्लस्टर में से उसने रेंडमली सैंपल उठा लिया, मतलब उसके 10 ऑफिस हैं मान लो, ये 15 ऑफिस हैं, 20 ऑफिस ऑफिस हैं पर्सन के, ठीक है, इंडिया के अंदर।
और वो 20 ऑफिस को वो देखेगा क्या है, उसको तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। या मान लो 50 ऑफिस हैं उसके, 100 ऑफिस हैं, तो उसने क्या किया, 100 ऑफिस का एक क्लस्टर सा बना लिया। उसने लगा लिया कि भाई मेरे 100 ऑफिस हैं, मतलब पर्टिकुलर ऑफिस इतनी इतनी इनकम जनरेट कर रहा है, कोई स्टडी करनी है, उनका क्लस्टर बना लिया। उस क्लस्टर में से उसने रैंडमली पर्सन उठा लिए। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। अब आ जाओ मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज डिफाइंड एज ए सैंपलिंग मेथड दैट डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू द ग्रुप क्लस्टर फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। इट इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए क्लस्टर सैंपलिंग, जो पीछे की थी हमने फोर्थ वन, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई आगे। समटाइम्स आल्सो नोन एज ए मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। अब देखो इसमें क्या होता है, वो जो फर्स्ट वाली एग्जांपल मैंने ली थी वो इसमें लगेगी, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग में, यहां पर भी लगेगी वो। अब ये देखो नीचे एग्जांपल मैंने दी हुई है। फॉर एग्जांपल, फॉर स्टडिंग दी, एग्जांपल को देखो, ये सारे टॉपिक आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आएंगे। ये हमें लर्न करने से, एकदम से रट्टा मारने से, मगअप करने से नहीं आएंगे। इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी आरएम, ये जो रिसर्च है ये बेटर बनेगा। और एमएड के अंदर सिर्फ रिसर्च यही पेपर होता है, यही आगे की आगे सेकंड थर्ड फोर्थ में आता रहेगा। ठीक है, बाकी तो सारा बीएड का ही सिलेबस होता है। ओके, 70-80%। ओके, अब देखो फॉर एग्जांपल मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग समझ आ जाएगी। फॉर स्टडिंग द panchayati system in the village, India is divided into the zones, say four zone like north, south, east, west. One state is selected from the each zone, and one district is selected from the each state, and one block is selected from the each district, and three villages are selected from the each block. पंचायती सिस्टम हमें समझ आ गया। इंडिया में कितने ही गांव हैं, है ना? आप पंचायती सिस्टम समझना चाहते हो, राइट? तो क्या करोगे, इतने लाखों गांव है, हर एक गांव में जाओगे? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना, टाइम कंज्यूमिंग है ना? तो व्हाट यू विल डू दैट, यू विल टेक द हेल्प ऑफ द रिसर्च। रिसर्च हमें सिखाती है, सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग मेथड होता है, तो हमें रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज करना है। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड हमें ये कहता है कि हम क्या करें, हमें पंचायती राज सिस्टम को समझना था इंडिया के अंदर, तो हमने क्या किया, हमारे 4 जोन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, है ना? हमने हर जोन में से एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एक डिस्ट्रिक्ट में से एक ब्लॉक को सिलेक्ट कर लिया, है ना? उसमें से हमने स्टेट को सिलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर डिस्ट्रिक्ट में से हमने एक विलेज को सिलेक्ट कर लिया, 3 विलेज सिलेक्ट कर लिए, राइट? और उनमें से जो पर्सन है उनसे हमने डेटा ले लिया, जो भी डेटा लेना था, हमें हमें समझना था पंचायती राज सिस्टम। तो देखा, विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ ए टाइम, मियरली ओनली 6 मंथ, ओके, यू नो 1 ईयर्स, या इससे भी कम, 2-3 महीनों के अंदर ही, ओके, हम थोड़ा फास्ट करें तो हमें पंचायती सिस्टम समझ आ जाएगा। आपने फॉरेन जाना है, अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम समझना है, ओके, कैसे समझोगे, राइट? एक एक स्कूल में जाओगे अमेरिका के। तो फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के अंदर 30 स्टेट हैं, ओके, तो 30 स्टेट में से रेंडमली, 40 स्टेट है मान लो, 40 स्टेट में से आपने रेंडमली एवरी 10th स्टेट सिलेक्ट कर लिया, 10th, 20th, 30th और 40th सिलेक्ट कर लिया। उस स्टेट में से आगे कोई भी डिस्ट्रिक्ट उसको सिलेक्ट कर लिया, उस डिस्ट्रिक्ट का रेंडमली आपने कोई, मतलब 4-4 स्कूल उसके सिलेक्ट कर लो। अगर उसके अंदर भी अगर कोई शहर है तो उसका एवरी रेंडमली ही कोई सिलेक्ट कर लिया, राइट? एवरी 5th सिटी सिलेक्ट कर लिया। उस सिटी के अंदर मान लो 100-100 स्कूल हैं, तो आपने उसका एवरी 25th स्कूल सिलेक्ट कर लिया, तो वो 4 स्कूल निकल आएंगे, है ना? 4 स्कूल यहां से निकल आए, यहां से निकल आए, यहां से निकल आए, यहां से निकल आए। तो अल्टीमेटली जब आप स्टडी करोगे, आपको अमेरिका का स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम समझ आ जाएगा। गॉट इट ना? तो ये गाइज होती है रिसर्च, याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक एविडेंस होती है। ठीक है, ये एविडेंस अगर इफ यू प्रेजेंट इन द कोर्ट, ओके, और ठीक है, तो जज का भी जो आएगा ना, जो फैसला आएगा, डिसीजन आएगा, वो आपके एविडेंस रिसर्च के बेस पे ही आएगा, याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है ना हमारा इंडिया, राइट? तो कोर्टें चलती हैं प्रूफ के अकॉर्डिंग, राइट? प्रूफ जो होते हैं, बीएनएस जो बनी हुई है वो तो बनी हुई है, राइट? अभी पहले सीपीसी होती थी ना, अभी बीएनएस होगी, है ना? अब चेंज कर दी है उसको, भारतीय न्याय समिति।
राइट। मतलब जिसमें 8 दफा होती है, ये गुनाह किया तो ऐसा लगेगा, ये गुनाह किया ये लगेगा। तो वैसे ही अगर आप रिसर्च बेस्ड अगर कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर देते हो, तो वो भी एक एविडेंस बन जाता है। तो बहुत जरूरी होती है रिसर्च, और टीचर और प्रिंसिपल्स के लिए बहुत जरूरी है रिसर्च। राइट। आपके अंदर रिसर्च का एप्टीट्यूड नहीं है ना, इफ यू डू नॉट हैव रिसर्च एप्टीट्यूड, तब भी आप, यू आर नॉट ए गुड टीचर। आपका कैलकुलेशंस ही नहीं आपको करनी आ रही है। आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे हैं, रिपोर्ट्स बनानी है आपको, बच्चे का लेवल क्या है, कहां तक जाना है आप बच्चे ने, ठीक है कि नहीं। याद रखो, बच्चा उतना डेवलप करेगा, मतलब जितना लेवल आपका है। समझ रहे हो? हाँ। अगर बच्चा फेल हो रहा है, नलायक नलायक है, कम नंबर आ रहे हैं, तो वो आपका लेवल है। याद रख लेना। आपका लेवल अच्छा है तो बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अब ये हमारे पांचों होंगी है प्रोबेबिलिटी। अब समझते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है? जैसा कि नेम है, एज द नेम सजेस्टेड, है ना, नॉट एवरी मेंबर विल गेट द इक्वल चांस। ये देखो, इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन नॉन रैंडम क्राइटेरिया। अब अंडर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वी यूज द नॉन रैंडम क्राइटेरिया। मीन्स, ये देखो अंडरलाइन को पढ़ो, नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज ए चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। दिस टाइप ऑफ ए सैंपल इज ए इजियर एंड चीपर टू एक्सेस, बट हैज ए हायर रिस्क ऑफ ए सैंपलिंग बाइज। अब इसमें बड़ी बाइसनेस होती है इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में। ओके। रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग नहीं आती हैं। ठीक है। ओके। तो कई रिसर्च होती है, लेकिन आप जा ही नहीं पाओगे वहां पर, क्या करोगे? आपको बड़ी वो हाइल्टी पे जाना है, तो लेह लद्दाख में जाना है आपको, उससे भी आगे, है ना, क्या पड़ जाते हैं। अब वहां पे तो इतनी ठंडक है, अब क्या करोगे वहां पर? वहां पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही यूज करोगे। ठीक है। तो देखो, रिसर्च चलती रहती है, ये सारा रिजल्ट रिसर्च रिसर्च का रिजल्ट होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना लास्ट, उसमें लास्ट लेक्चर में, कि 15 नवंबर को, लास्ट 15 नवंबर जो अभी पास हुआ है, तो उसमें एक न्यूज आई थी इलॉन मस्क की। उसने अपना जो रॉकेट है, वो उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो वो विद इन ए 1 आवर ही, आधे पौने घंटे के अंदर ही दिल्ली से अमेरिका पहुंचा देगा। आने वाले टाइम में 400-500 बंदों को। वो सीधा जाता है अंतरिक्ष में, और वहां से देखता है अमेरिका कहां पे, सीधा वहां पे अमेरिका में, 1 घंटे के अंदर ही, विद इन ए 1 आवर, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से। 10 साल पहले उसने ये सोचा था इलॉन मस्क ने, कि मैं ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट बनाना है, स्पेसशिप बनाना है, रॉकेट बनाना है, जो किसी भी बंदे को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे के अंदर ले जाए। तो अमेरिका की फ्लाइट देख लो कितनी होती है, 12, 14, 16 घंटे जितने भी होती हैं, वो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो बेसिकली अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, हमारे से 50 साल 100 साल आगे है। उसके पास इतना पैसा, वो रिसर्च पे कर रहे हैं। राइट। जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिजल्ट्स निकल के आते हैं। राइट। तो पहले तो नेशन को ना डेवलप होना जरूरी होता है, फिर रिसर्च, तभी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें आप देख रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। ओके। आज से 50 साल पहले टेलीविजन कितने बड़े होते थे, कंप्यूटर कितने बड़े होते थे, कमरे के जितने होते थे। आज वो कंप्यूटर हाथ में होता है हमारा, लाइक ए मोबाइल फोन। राइट। सो टीचर के लिए देखो, नॉलेज तो टीचर को सारा पता होना चाहिए, वही टीचर है। टीचर को एक्सक्यूज ना दे। टीचर ये ना कहे ये तो मेरा फील्ड ही नहीं है, ये तो मेरा फील्ड नहीं है। वो टीचर नहीं होता। टीचर वो होता है जिसको सारी नॉलेज हो। याद रखना। अब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये बेसिकली यूज होती है एक्सप्लोरेटरी एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में, रिसर्चर डिस्क्रिशंस टू सिलेक्ट ए सैंपल। नॉन प्रोबेबिलिटी में 4 तरह की सैंपलिंग आ गई: कन्वीनियंट, जजमेंटल, कोटा एंड स्नोबॉल। ओके। तो कन्वीनियंस सैंपल हम समझते हैं, कन्वीनियंस एज अ नेम सजेस्टेड, मीन्स रिसर्चर को जो भी कन्वीनियंस लगी। अब समझ गए हो? मतलब रिसर्च स्टडी ये थी कि पूरा पंजाब सिलेक्ट करना था। राइट। रिसर्चर इज पुटिंग अप इन चंडीगढ़। ओके। डेटा उसने पूरे पंजाब का सिलेक्ट करना था। अब चंडीगढ़ में वो बैठा है या बैठी है ना, वो कहता मैं इतनी दूर या दूर क्यों जाऊंगी। वो चंडीगढ़ से उसने पास ही मोहाली है, पास ही खरड़ है, खरड़ में जाकर उसने स्कूलों को सिलेक्ट कर लिया, या कोई भी पर्सन को सिलेक्ट कर लिया, जो भी उसका टॉपिक था, जो कन्वीनियंट था उसने सिलेक्ट कर लिया बस।
वो देखो, ए कन्वीनियंस सैंपल सिंपली इंक्लूड द इंडिविजुअल्स हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर, जो मोस्ट एक्सेसिबल हो, है ना, कोई भी मेंबर सिलेक्ट कर लिया जो भी इजी है, फॉर एग्जाम्पल, राइट। सेकंड आ गया जजमेंटल, पर्पसिव। अब ये क्या करता है रिसर्चर, यहां पे जानबूझ के ही उसी को सिलेक्ट करता है, समझ गए हो ना, जानबूझ के। जैसे कोई होता है ना, ऑफिशियली पोस्ट पे कोई होता है, मेरिट में तो कोई आया, जानबूझ के उसने दूसरे को दे दिया। अब इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व द रिसर्चर यूजिंग दियर एक्सपर्टाइज टू सिलेक्ट ए सैंपल दैट इज द मोस्ट यूजफुल टू द पर्पस ऑफ हिज रिसर्च, राइट। नीचे एग्जांपल दी हुई है देखो, डेवलपिंग ए सैंपल प्योरली ऑन द बाइसेस बेसिस एंड डिस्क्रिशंस ऑफ द रिसर्चर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ए नेचर ऑफ ए स्टडी अलोंग विद हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट ऑडियंस। ओके, मतलब जो भी इजी है, हैंड पिकिंग है, ओके, पर्पसली है, ओके, वो सिलेक्ट कर लेता है, वो उसको सैंपलिंग में जाती है। थर्ड आ गया स्नोबॉल। अभी तक जो दो हमने की, कन्वीनियंस और जजमेंटल, ठीक है ना, वो देखो नॉन प्रोबेबिलिटी है ना, उसमें हर एक बंदे को तो चांस नहीं मिला ना। ओके, अब वो चंडीगढ़, पूरा पंजाब था, चंडीगढ़ में वो रहता था या रहती थी, उसने खरड़ और मोहाली के बंदे उठा लिए, बाकी स्टेट तो रह ही गए ना, सारों को चांस ही नहीं मिला, बाकी सिटीज तो रह ही गई, डिस्ट्रिक्ट रह ही गए। स्नोबॉल सैंपलिंग, अब क्या इसमें क्या होता है, ठीक है ना, इसमें हमें रेफरी करना होता है, फॉर एग्जांपल स्नोबॉल सैंपलिंग मतलब इफ द पॉपुलेशन इज ए हार्ड टू एक्सेस, स्नोबॉल सैंपलिंग कैन बी यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टिसिपेंट्स। मतलब आपने अपने ग्रुप में, आपके ग्रुप के साथ 1000 बंदा जुड़ा है, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, और आपका एक्सेसिबल नहीं है वहां पे जाना, तो आपने क्या किया, ग्रुप के माध्यम से ही मंगवा ली इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया स्नोबॉल सैंपलिंग। ये देखो नीचे एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल यू आर रिसर्चिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ होमलेसनेस इन यूर सिटी, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप कंबल बांटना चाहते हो, किन पर्सन्स को सर्दी आ गई अभी, कंबल बांटना चाहते हो उन लोगों को जो लोग होमलेसनेस है, नहीं तो बेचारे मर जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ही है ये स्कीम, ओके। तो अब कितने होमलेसनेस हैं, सपोज करो पंजाब में करना है आपको, है ना, पंजाब के सीएम है उनकी तरफ से आ गया, है ना, कंबल और एक उनको ब्लैंकेट्स दे दो, बिकॉज ऑफ बहुत सर्दी आ रही है जी। अब वो होमलेसनेस पता कैसे लगाओगे, तो क्या करते हैं, ग्रुप के माध्यम से, किसी पर्सन के माध्यम से, एक दिन के अंदर ही हम न्यूज को स्प्रेड कर देते हैं, राइट। और जो जो पर्सन का जिस जिसको पता है होमलेसनेस, ये पर्सन हमारे यहाँ रहते हैं, वो पर्टिकुलर एक ग्रुप में आ जाते हैं, तो ग्रुप में आ गया, ग्रुप में लिस्ट बन गई, मान लो वो लिस्ट निकल के आ गई 2000 बंदों की, तो 2000 ब्लैंकेट उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, है ना, फिर पहुंचाना आसान हो जाएगा, है ना, हमने डाल दिया कि फोटो खींच के आप डाल दो, स्नोबॉल सैंपलिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कैन बी यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स वाया अदर पार्टिसिपेंट्स, स्नोबॉल, ठीक है, एक को कर दिया, उसने आगे कर दिया, आगे कर दिया, आगे कर दिया, वो हमें ग्रुप के थ्रू आ गई। लास्ट है कोटा सैंपलिंग, ये भी है नॉन प्रोबेबिलिटी। कोटा सैंपलिंग इज सैंपलिंग मेथोडोलॉजी वेयर इन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ए होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप वो होता है जो एक ही तरह का जिनका हो, ठीक है, मतलब not scattered, homogeneous. It involved a two-step process where two variables can be used to filter information from the population. It can easily be administered and help in a quick comparison. ये देखो एग्जांपल समझो, मेथड ऑफ कलेक्टिंग ए सैंपल वेयर द रिसर्चर हैज द लिबर्टी टू सेलेक्ट ए सैंपल बेस्ड ऑन दियर स्टाटा। मतलब कोटा सैंपलिंग का मतलब ये हो गया कि भाई फॉर एग्जांपल, हमारा देखो मैंने बताया ना, ये एग्जांपल्स के थ्रू ही समझ आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, ओके। तो आपको भी यू हैव टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल ही आएंगी, आप इसको ऐसे याद रख ही नहीं सकते। हाँ, ये सारा न्यूमेरिकल है, ये सारा रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है, ये साइकोलॉजी और ये चीजें नहीं है। अब कोटा सैंपलिंग में देखिए क्या हो गया, कोटा, हम वी टॉक अबाउट चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ के अंदर पर्टिकुलर, जैसे सपोज करो कोई दो सेक्टर ऐसे हैं जहां पर होमोजीनियस ग्रुप रहते हैं, है ना, एक ही तरह के, फॉर एग्जांपल सेक्टर 31 और 47 है, जैसे यहां पर वो इट बिलोंग्स टू ए फौजी पर्सन वहां पे रहते हैं सेक्टर 31 और 47 में, राइट। उन्हीं के थ्रू हमें, उन्हीं में से हमें किसी कोई चीज निकालनी है, तो हम उसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसी में से हम
फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल दी हुई है मेल अबव 50, है ना, या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मींस पहले आप ये कोटा सैंपलिंग वही यूज करते हैं जहां पे होमोजीनियस ग्रुप वाले पर्सन रहते हो, राइट। ओके। मींस यू नो कई एरियाज हैं जहां पर पॉश लोकेलिटी होती हैं, राइट। तो आपकी रिसर्च ही ऐसी है, मतलब गरीबों के लिए या मीडियम पर्सन्स के लिए नहीं है। वो आपका टॉपिक ही ऐसा है जो पोस्ट लोकेलिटी से ही आपको पता लगेगा। तो वो होमोजीनियस ग्रुप हो गया, वहां से आपका कुछ भी लेना है आपको, राइट। तो गाइज ये बेस बनाती है आपका, एक तरह की ये एमएड आपकी मिनी पीएचडी होती है। ओके, अगर आप इसको अच्छे से करो तो, राइट। तो ये आपकी बच्ची होगी कोटा सैंपलिंग, राइट। तो 5 ही हमने कर ली थी प्रोबेबिलिटी, और ये 4-5 हमने कर ली है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी, राइट। मैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सैंपल? Sample is a smaller, manageable version of a larger group. It is a subset containing the characteristics of a large population, है ना, ये पता लग गया हमें। A sample should represent the whole population, ये भी हमें पता लग गया। Not reflect bias towards a specific attribute। अब ये कोई 5-7 पॉइंट्स हैं, ये आपको यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल। ये सारा डिटेल में नोट्स आपके बने पड़े हैं, ऑलरेडी आई हैव गिवन टू यू। ओके गाइज। तो सैंपल आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी गोल ओरिएंटेड, great representative of the universe। ओके, अगर वो इट विल नॉट रिप्रेजेंट द यूनिवर्स ना, फॉर एग्जाम्पल 9th और 10th क्लास की स्टडी थी टू नो दी नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज। आप 11th क्लास के स्टूडेंट से डेटा ले रहे हो या 6th क्लास से ले रहे हो, राइट। रैंडम सिलेक्शन, गुड सैंपल रैंडमली सिलेक्ट होना चाहिए आपका, इकोनॉमिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो, actual information provider। A sample should be large enough to represent the universe properly। ये लास्ट सब है टॉपिक इसका, ठीक है। सब टॉपिक है सैम्पलिंग एरर, ये ऑलवेज आता होता है। सैम्पलिंग एरर क्या चीज है, हाउ वी रिड्यूस द सैम्पलिंग एरर, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट में। तो सैम्पलिंग एरर होते क्या है? सैम्पलिंग एरर्स आर द स्टेटिस्टिकल एरर बेसिकली। तो ये सारा स्टेटिस्टिकल है रिसर्च ना। सैम्पलिंग एरर्स आर द स्टेटिस्टिकल एरर्स दैट अराइज व्हेन ए सैंपल डज नॉट represents द होल पॉपुलेशन। यही बात हो रही है ना, कि अच्छा सैंपल वो होता है जो रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशंस को, है ना। अच्छा सैंपल वही रहता है। तो मैंने आपको बताया था ना, पंजाब के ऊपर स्टडी है। सपोज करो आप ये खरड़ से मोहाली से ही अपना डेटा ले रहे हो, मतलब जो नजदीक है, दैट इज वेरी नियर। तो बाकी तो रिप्रेजेंट ही नहीं करे, रिसर्च आपकी गलत ही होगी। वो बाद में जाके पता लगता है रिसर्च गलत है आपकी। ऐसे ऐसे कई कैंडिडेट हैं, पीएचडी आपको मालूम ना 4 साल 5 साल में कंप्लीट हो जाती है। आज की डेट में पीएचडी मैक्सिमम लोगों की 10-10 साल हो गए कंप्लीट नहीं हो रही है। कारण क्या है? डायरेक्टली दे हैव टेकन द एडमिशन विदाउट हैविंग द बेस नॉलेज। आरएम तो है ही नहीं किसी की क्लियर, रिसर्च मेथोडोलॉजी। यही कारण होता है कि ये एक्शन ओरिएंटेड है गाइस। अब वो थियरी तो आप जैसे मर्जी लिखाओगे पेपरों में पास हो जाओगे, यहां से पता लगता है आपकी नॉलेज कितनी है, राइट। They are the difference between the real value of the population and the values derived from the using samples from the population। सेकंड लाइन सेकंड बुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैंपलिंग एरर का मतलब क्या होता है, ये देखो। डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन एंड द वैल्यूज डिराइव्ड बाय यूजिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, राइट। अब इसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो? स्टेप्स टू रिड्यूस सैंपलिंग एरर्स। कई तो ऐसे मैंने देखे हैं रिसर्च जो गाइड होते हैं, वो बेचारे ने 2-2.5 साल मेहनत की होती है पीएचडी पर, एमएड के ऊपर। एमएड में भी तो होता है आपका रिसर्च का थीसिस, ओके। तो वो गाइड ही बेकार ऐसे होते हैं, वो सारा खत्म दोबारा से करना पड़ता है उनको, ओके। मोस्टली पीएचडी में होते हैं ऐसे। लेकिन जिसको नॉलेज है अच्छी आरएम की, ओके, तो उस आपके एरर को भी रिड्यूस कर देता है। अब ये देखो क्या स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स टू रिड्यूस द सैंपलिंग एरर्स, इंक्रीज सैंपल साइज। तो हमेशा जो अच्छा रिसर्चर होगा, जो आपका गाइड बनेगा, ओके, वो क्या करेगा, और आपको भी तो नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। तो आप क्या करोगे, सैंपल साइज ही इंक्रीज कर दोगे। जब सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो एरर कम आते हैं, याद रखना। डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स, नो योर पॉपुलेशन। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं, डिटेल में नोट्स में भी दिया हुआ है।
टू रिड्यूसिंग द सैम्पलिंग एरर। छोटा ही क्वेश्चन आता होता है इसके ऊपर, बड़ा क्वेश्चन तो वो बनता है और ऑलवेज आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैम्पलिंग, राइट द टाइप्स ऑफ ए सैम्पलिंग इन डिटेल। तो उसमें आपको पूरा सैम्पलिंग बताना है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स बतानी है, उनके आगे चार चार पांच पांच उसको डिफाइन करना है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर्स, थैंक यू सो मच गाइस।